हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेच्युटी से आय की गणना कैसे करते हैं, कि ग्रेच्युटी जो है उसकी गणना कैसे करते हैं। और एक गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में यदि वो कर्मचारी गैर सरकारी हुआ यानी कि प्राइवेट कर्मचारी हुआ और यदि उसको ग्रेच्युटी मिलता है, ग्रेच्युटी से आय होता है, तो उसकी जो गणना किया जाता है उसकी गणना करने के क्या नियम है। इसमें देखिए, इसमें आपको डाउट होगा, 100% इसमें डाउट है। आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आपको डाउट है। तो आखिरी तक वीडियो को बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखिए आखिर तक, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए ऑल कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं ग्रेच्युटी की गणना कैसे किया जाता है, पार्ट 2, जिसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा ग्रेच्युटी क्या है। ग्रेच्युटी जब एक कर्मचारी किसी कंपनी से रिटायर हो जाता है या अवकाश ग्रहण ले लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी छटनी कर दी जाती है, उसके बाद जो भी उसको क्षतिपूर्ति के रूप में जो भी भारी भरकम राशि, लमसम राशि दिया जाता है, उसी को ग्रेच्युटी कहलाता है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि ग्रेच्युटी किसे मिलती है, तो मैं बता दूं ग्रेच्युटी एक व्यक्ति को मिलता है जो कि वो करदाता होता है। तो यहाँ थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ग्रेच्युटी की गणना करने के क्या नियम है, यानी कि ग्रेच्युटी की जो गणना करेंगे उसके नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो पार्ट 2 है, इसमें क्या रखा गया है कि एक गैर सरकारी कर्मचारी को यदि ग्रेच्युटी मिलता है तो उसकी गणना कैसे करेंगे। सबसे पहला जो गैर सरकारी कर्मचारी है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। वो कैसे, यहाँ पे देखिए कि ऐसा गैर सरकारी कर्मचारी जिसको ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत रखा जाता है, और बाकी कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि गैर सरकारी ही होते हैं लेकिन उसको ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो किन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत रखा जाता है और किस कर्मचारियों को नहीं रखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसी को समझना पड़ेगा कि किस कर्मचारी को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे कर्मचारी यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी है, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो कि प्रबंध क्षेत्र में काम करता हो या फिर लिपिक पद पे काम करता हो या फिर ऑयल फील्ड में, बंदरगाह में, किसी संगठन में या रेलवे में काम करता हो या फिर किसी फैक्ट्री में, खदान में काम करता हो, मिल में काम करता हो, तो ऐसे कर्मचारी को ही ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत रखा गया है। और बाकी जो शेष कर्मचारी जिस क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उसी को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा गया। यानी कि शेष जो बचा है, यानी कि जो फैक्ट्री हो गया, ऑयल फील्ड, बंदरगाह, रेलवे, प्रबंध क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उसको 1972 के अंतर्गत रखा गया है। और इसके बाहर जो कार्य करते हैं उसको ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो जो पार्ट 2 है ग्रेच्युटी की इस आय की गणना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत जिन कर्मचारी को रखा गया है उसको यदि ग्रेच्युटी मिलता है तो उसकी गणना कैसे करेंगे। और पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा कि जिन कर्मचारी को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं रखा गया है उसकी गणना कैसे होता है। तो इसकी गणना आपको देखने के लिए वीडियो देखेंगे आप पार्ट नंबर 3, यानी कि ग्रेच्युटी से आय की गणना पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले आज मैं बताऊंगा पार्ट 2 में ग्रेच्युटी से आय की गणना कैसे करेंगे यदि उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलता है और वहाँ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जो कर्मचारी यहाँ पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन है कि उसके वेतन का 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा गौर करके देखिए, बहुत ही सिंपल है। उसके वेतन का 15 दिन का वेतन। ठीक है, आपको यदि डाउट होगा तो इसी फर्स्ट पॉइंट में ही डाउट होगा। ठीक है, इसी फर्स्ट पॉइंट में डाउट होगा, वरना बाकी सब बिल्कुल क्लियर है। दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर क्या बोलते हैं कि वास्तव में कंपनी से उसको कितना ग्रेच्युटी मिलता है या कितना ग्रेच्युटी मिला है उसी को लिखना है। वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी यानी कि रियल में उसको कंपनी से कितना ग्रेच्युटी मिला है अवकाश ग्रहण करने के बाद, रिटायर होने के बाद। ठीक है, इतना हो जाएगा। और थर्ड नंबर आ जाएगा
कि उसको ग्रेच्युटी में अधिकतम छूट दे सकते हैं 20 लाख, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। पहले था 16, 17, 17, 18 में था 10 लाख सीमा था, लेकिन उससे बढ़ के अभी 19, 20 और 20, 21 में अभी हो गया 20 लाख। तो अधिकतम सीमा 20 लाख, ठीक है, अधिकतम सीमा हो गया 20 लाख रुपए, इससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा हो गया तो 20 लाख तक ही टैक्स फ्री रहेगा, बाकी को टैक्सेबल कर देना है। तो सबसे पहला पॉइंट यदि आपको समझ में आ गया, यदि पहला पॉइंट आप गणना कर लिए, तो ये तो वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उसी को उठा के यहाँ पे जस्ट लिख देना है, ठीक है। और तीसरा नंबर है तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बार देख लियो तो आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि 20 लाख अधिकतम लिमिट है, अधिकतम सीमा है। इन दोनों को उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबसे आपको समझने की ज़रूरी है फर्स्ट पॉइंट, यानी कि उसके वेतन का 15 दिन का वेतन, इसी में आप झोल करोगे, बाकी सब ठीक है। देखिए इसकी गणना कैसे करेंगे यहाँ पे, उसकी वेतन का, यानी कि जिस दिन वो रिटायर हुआ है, रिटायर होने के पहले जस्ट उसको आखिरी वेतन कब मिला था, ठीक है, उसी को देखेंगे। आखिरी वेतन कब मिला, इसमें ए नंबर, आखिरी वेतन, आखिरी बार उसको वेतन कब मिला, आखिरी बार उसको वेतन कब मिला वही देखेंगे। दूसरा चीज देखेंगे कि वो कितने साल तक काम किया उस कंपनी में, यानी कि किस दिन को, किस तारीख को उसने ज्वाइनिंग लिया उस कंपनी में, और किस दिन वो रिटायर होके बाहर आए। इन दोनों डेट के बीच की अवधि क्या है, ठीक है, इन दोनों तारीख, दोनों तिथि के बीच में क्या अवधि है, कितने साल तक वो कंपनी में कार्य किया है, उस साल को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अवधि को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा चीज क्या है, 15 दिन का वेतन। यहाँ पे 15 दिन मतलब होता है, देखिए 15 दिन मतलब क्या होगा, 15 दिन मतलब 15/26। देखिए एक महीना में 30 दिन होता है, ठीक है, एक महीना में 30 दिन होते हैं। लेकिन कंपनी में चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो गैर सरकारी, लेकिन यहाँ पे गैर सरकारी का बात हो रहा है तो गैर सरकारी कर्मचारी को देखते हैं कि गैर सरकारी कर्मचारी ऑफिस में जाता है, या कोई भी कर्मचारी आप देख सकते हैं कि ऑफिस में जाता है तो वो सिर्फ एक हफ्ते में 6 दिन ही जाता है, यानी कि एक महीना में कितना दिन जाता होगा, 26 दिन ऑफिस जाता होगा। 4 दिन तो संडे का ही निकल जाता है, हर संडे निकल जाता है। एक महीना में 4 संडे होता है, वो 4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 30 में से 4 दिन माइनस हो जाएगा, बचेगा 26 दिन, यानी कि एक महीना में 26 दिन ऑफिस जाता है, जिसमें से 15 दिन का हमको वेतन निकालना है, यानी कि उसके जितना भी वेतन रहेगा 10,000, 30,000, 25,000 कुछ भी, उसके 15 दिन का वेतन निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वेतन कब मिला उसको वो देखना पड़ेगा। और अवधि क्या है, देखिए जितने साल का रहेगा, मान लीजिए वो 20 साल कार्य किया है उस कंपनी में, 20 वर्ष काम किया है, 20 वर्ष काम किया है, ठीक है। जो 20 वर्ष काम किया है, यानी कि मान लीजिए उसने 20 वर्ष काम करने के बाद यदि 8 महीना और काम किया, मान लीजिए 20 वर्ष 8 महीना काम किया है, तो यहाँ पे 20 वर्ष के बाद 6 महीना और एक्स्ट्रा अधिक हो जाता है, तो उसको 1 साल और बढ़ा देंगे, यानी कि 21 वर्ष कर देंगे इसको, ठीक है। यदि 6 माह से अधिक हो जाता है तो 1 साल और बढ़ा देते हैं इसको ग्रेच्युटी की गणना में। यदि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं तो उसका जो भी वेतन मिलता है, यानी कि रिटायर होने के जस्ट पहले जो भी मिलता है वेतन, उस वेतन का 15 दिन का वेतन निकलता है, यानी कि जो वेतन निकलेगा 15/26 करना है, इंटू जितना वर्ष रहेगा, यानी कि 20 साल 8 महीना है तो 21 साल कर देना है, यानी कि 6 माह से अधिक हो गया तो 1 साल और बढ़ा देना है, 20 को 21 कर देना है, ठीक है। तो ऐसा किया जाएगा। मान लीजिए उसको 30,000 रुपये वेतन मिलता है, ठीक है, मान लीजिए उसको 30,000 रुपये वेतन मिला था, उसको 30,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। तो जब वो रिटायर हुआ, यानी कि अवकाश ग्रहण जब भी लिया, अवकाश ग्रहण लेने के बाद, रिटायर लेने से पहले उसको इतना मिला था, रिटायर होने के पहले उसको मिला था 30,000 रुपये का वेतन मिला था, आखिरी बार उसको यही 30,000 मिला था। तो उसका हम लोग को करना है 15 दिन, तो 15/26 करना है, क्योंकि 30 दिन होता है साल, मतलब एक महीना में, तो 30 दिन में से 4 दिन संडे का निकल गया, बचा 26 दिन, और उसमें से 15 दिन का वेतन हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
उसके वेतन का 15 दिन का, 15 दिन का ही नहीं, इसमें संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा कि वेतन का संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन। संपूर्ण वर्ष मतलब उसने कितने साल तक काम किया है उस कंपनी में। तो यहाँ पे मान लीजिए 20 साल और 8 महीना, 20 वर्ष 8 महीना उसने काम किया, तो 6 माह से अधिक हो गया यहाँ पे, तो इसको एक और बढ़ा देंगे, यानी कि 20 को 21 वर्ष कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कर दिया जाएगा 21 वर्ष, 21 वर्ष। अब इसको गुना करके जो आएगा उसी को लिखना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 15/26 इंटू 21 साल उसने काम किया है, यानी कि इसका हो जाएगा, 1 मिनट, 30,000 इंटू 15/26 इंटू 21 साल काम किया है, तो 3,63,461, 3,63,461 रुपये यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ होगा, वेतन से मतलब क्या है, यहाँ पे जो आखिरी बार वेतन मिला है, इस वेतन का मतलब हो गया कि इसमें शामिल होगा वेतन से आशय, यानी कि इसमें जो मूल वेतन हो गया, मूल वेतन, इसमें प्लस होगा महंगाई भत्ता। ठीक है, अब यह महंगाई भत्ता चाहे सेवा शर्तों के अधीन हो या चाहे सेवा शर्तों के अधीन ना हो, हमेशा के लिए इसको जोड़ना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो भी वेतन दिया रहेगा, वेतन में महंगाई भत्ते को हमेशा जोड़ना है, जो भी आएगा दोनों को ऐड करके 15 दिन का वेतन निकालना है। और 21 साल का, 21 साल हमेशा 21 साल नहीं लिखना है, क्वेश्चन में जो दिए रहेगा आपको गिन के लिखना है कि कितने साल तक उस कंपनी में उसने काम किया है, उसी अनुसार आपको निकालना है। तो यहाँ पे कितना आया, 15 दिन का वेतन यहाँ पे आया है, मान लीजिए यहाँ पे 3,63,461 रुपये आया है। और प्राप्त ग्रेच्युटी मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए मिलता है, और यहाँ पे 20 लाख अधिकतम लिमिट है। तो इस तीनों में जो कम मूल्य रहेगा, तीनों में जो सबसे कम रहेगा वही आपको छूट मिल जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका कम कौन है, यहाँ पे जो ग्रेच्युटी की यानी कि 15 दिन की जो गणना किया वही यहाँ पे कम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन 3,63,461, लेकिन सेकंड नंबर 5 लाख है और थर्ड नंबर यहाँ पे 20 लाख अधिकतम लिमिट है। तो सबसे कम आया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यानी कि जो संपूर्ण वर्ष का वेतन है, 15 दिन का वेतन, वही सबसे कम आया है। क्या है वो, 3,63,461, ये कर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, एक सबसे कम आया मतलब ये कर मुक्त हो जाएगा, सबसे कम है तो ये कर मुक्त हो जाएगा। तो कर योग्य कितना होगा, तो जितना आपको प्राप्त हुआ है उस प्राप्त राशि में माइनस करना है आपको जो भी कर मुक्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ था आपका 5 लाख माइनस 3,63,461 रुपये, जो भी आपका कर मुक्त हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कर योग्य राशि। ठीक है, कर योग्य राशि बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त हुआ था कितना, 5 लाख प्राप्त हुआ था आपका, 5 लाख माइनस 3,63,461 रुपये आपका टैक्स फ्री हो गया था। तो जो भी यहाँ पे बचेगा यानी कि 1,36,539 रुपये, ये आपका टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा, ये आपका कर लग जाएगा। ठीक है, इसी में तो 3 कंडीशन है इसमें पार्ट 2 में ग्रेच्युटी की गणना, जो कि गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में और जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है, तो उस कर्मचारी की दशा में 3 कंडीशन रखा गया है। उस 3 में से जो भी कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा, और जो भी ग्रेच्युटी की राशि उसको प्राप्त होगा, उस प्राप्त राशि में कर मुक्त राशि को घटाएंगे तो कर योग्य राशि यहाँ पे निकल जाएगा, कर योग्य राशि यहाँ पे आपका निकल जाएगा। इसमें आपको देखिए सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में जो रूल है उस 3 में से 2 में तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। जो हो सकता है यहाँ पे पहला वाला है, उसी को बार बार यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वेतन का संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन। अब यहाँ पे जो भी वेतन रहेगा यानी कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, रिटायर होने से जस्ट पहले उसको आखिरी बार वेतन कब मिला और कितने रुपए का वेतन मिला, तो उसी वेतन को यहाँ पे लेना है। मान लीजिए लगभग 30,000 मिलता था उसको वेतन, तो आखिरी बार 30,000 मिला था, 30,000 को ले लिए। और संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन तो 15/26 करना है, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होता है, तो 30 दिन में से 4 दिन संडे का निकल जाता है, बचा 26 दिन, तो 26 और उसमें से 15 दिन का निकालना है, इसीलिए ऊपर में 15 कर दिए इंटू संपूर्ण वर्ष का। संपूर्ण वर्ष देखिए इस 15 को 15/26 को इधर ला सकता है और साल को वर्ष को बीच में ला सकता है, इधर उधर करोगे कुछ नहीं चलेगा और चल जाएगा। लेकिन अब देखिए 21 वर्ष में यहाँ पे क्यों लिखा, आपको डेट गिनना है
कि उसने कंपनी में कब ज्वाइनिंग लिया था, ठीक है, कब कंपनी में कार्यरत हुआ था, वहाँ से लेकर के रिटायर कब हुआ, इन दो तिथि के बीच जितना साल का अवधि हो रहा है, यानी कि जितने वर्ष का अवधि हो रहा है उसी वर्ष को लेना है यहाँ पे। और मान लीजिए यहाँ पे 25 साल 4 महीना काम किया, ठीक है, 25 साल 4 महीना, यहाँ पे मान लीजिए 25 वर्ष 4 महीना, ठीक है, 25 वर्ष 4 महीना इसने काम किया यहाँ पे, तो सिर्फ 25 वर्ष ही लिया जाएगा, 25 वर्ष ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा 25 वर्ष? क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 माह से कम है, 6 माह से कम है, इसलिए सिर्फ 25 वर्ष को लिया जाएगा, बाकी 4 महीने को छोड़ दिया जाएगा। यहीं पे यदि 7 महीना हो जाता या 6 महीने से अधिक होना चाहिए, 6 महीना होना चाहिए, 6 महीने से अधिक होना चाहिए, तभी 1 साल बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 25 साल हुआ और यहाँ पे 7 महीने हो गए, तो और 1 साल यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी कि 25 को 26 वर्ष कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यही वर्ष को आपको ध्यान में रखना। पहला कंडीशन आप अगर आ गया तो बाकी आपका ग्रेच्युटी की गणना पूरा हो जाएगा, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। यदि आपका पहला पॉइंट समझ में आ गया कि संपूर्ण वर्ष का 15 दिन का वेतन जिस तारीख को रिटायर हुआ उससे पहला जो भी वेतन मिला था जस्ट पहले उसी वेतन को लेना है, और महंगाई भत्ते को लेना है हमेशा के लिए, चाहे वो सेवा शर्त के अनुसार हो या ना हो, उसको लेना है, ठीक है। तो वेतन और जो महंगाई भत्ता रहेगा दोनों को प्लस करना है, उसका गुना करना है 15/26, इसीलिए करना है क्योंकि 15 दिन का वेतन हमारा निकालना पड़ता है, इसीलिए 26 किए, क्योंकि 30 दिन में से 4 दिन संडे का निकल गया, रविवार का निकल गया, ठीक है। तो 15/26 बचा, इनटू जितने साल उसने काम किया, यानी कि जिस तारीख को कंपनी में गया था काम करने के लिए, शुरुआत में ज्वाइनिंग जब भी लिया, वहाँ से लेकर के रिटायरमेंट जब हुआ, उस दोनों अवधि के बीच, तिथि के बीच जो भी अवधि बन रहा है, जितने भी साल हो रहा है, उस पूरे साल को यहाँ पे लिखना है। अब वो आप उसको गिनना कि वो 6 जो भी 25 साल 30 साल जितने भी साल कार्य क्यों ना करता हो, उस 25 साल 30 साल कार्य करने के बाद यदि 6 माह से अधिक और कार्य कर लेता है तो उसको 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 25 साल यदि काम करता है, 25 साल 7 महीना 8 महीना, तो 6 माह से अधिक हो गया, तो 25 को 26 वर्ष कर दिया जाएगा। और यदि वो मान लीजिए 25 वर्ष 3 महीना 2 महीना 1.5 महीना 1 महीना 2.5 महीना ऐसा कुछ करता है तो पूरा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 6 माह से कम आ रहा है, इसलिए पूरे को छोड़ दिया जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, पहला यदि आपको आ गया तो बाकी सब तो ऐसे ही दिया रहेगा, बुक में दिया रहेगा और ये लिमिट आपको पता होगा। तो इसमें जो भी कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कर मुक्त हो गया था, उसके बाद जो भी प्राप्त होगा करोग्य को निकालने के लिए जो भी प्राप्त राशि रहेगा उसमें कर मुक्त राशि को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा करोग्य राशि। इसी को आपको लिखना है कि ग्रेच्युटी से आय यहाँ पे हुआ 1,63,539 रुपये। इसी प्रकार आपका 1972 के अंतर्गत जिन कर्मचारी को रखा गया है ग्रेच्युटी से आय की गणना इस प्रकार आपका किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें डाउट यदि रहेगा आपको तो एक ही पॉइंट में रहेगा, लेकिन ये भी अच्छे से तरीके से आपको समझाया गया है, बार बार आपको समझाया गया है, तो आशा करता हूँ आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो फिर से आप कमेंट्स कीजिए मुझे, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा आपको।